हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हमारे समाज में। आजकल जो है हम अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से कहीं दूर जाते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जैसे मैं अभी अपने एक्सपीरियंस में देखता हूँ, जैसे मैं कोर्ट में जाता हूँ, तो बहुत सारे जो हैं तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको पता हो तो हमारे यहाँ पे जो विवाह है ना, उसको 7 जन्मों का बंधन बोला गया है। लेकिन मुझे ये 7 जन्मों का बंधन आजकल बहुत ही कमज़ोर और टूटता हुआ नज़र आता है। समाज में लगातार जो है तलाक बढ़ते जा रहे हैं और एक गंभीर सामाजिक समस्या पैदा होती जा रही है हमारे सामने। आए दिन हम सुनते हैं कि उसका विवाह हुआ, 1 महीने भी पति पत्नी साथ नहीं रह पाए, 1 महीने बाद ही दोनों में डिस्प्यूट पैदा हो गए और तलाक तक नौबत पहुंच गई। तो तलाक इतने आम हो गए हैं कि आजकल लोग तलाक को बस ऐसे समझते हैं कि गए कोर्ट और तलाक ले लिया। इतनी आसान प्रोसेस नहीं है। बहुत एक जुडिशल कार्रवाई में बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आपसी सहमति से जो है तलाक कर लेते हैं। तो तलाक कानून क्या कहता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम एक ये भी गहन चिंतन करेंगे कि हमारे समाज में से क्या बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में जो है तलाक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखो, भारत जैसा एक सांस्कृतिक देश है, हम अपने आप को एक सनातन देश कहते हैं, सनातनी परंपरा कहते हैं। तो सनातनी परंपरा में अगर सोच की बात करें तो सोच मूल्य सब ये कहते हैं कि जो विवाह है, एक स्त्री पुरुष का मिलन है, वो धरती पर डिसाइड नहीं होता, वो स्वर्ग में कहीं ना कहीं रिश्ते तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज ये देखें तो ये स्वर्ग वाली बात तो कहीं नज़र ही नहीं आती, बल्कि जो है लोगों ने इसको एक फ़ैशन बना लिया है, एक ईगो का मुद्दा बना लिया है। लगातार जो है लोगों की नकारात्मक सोच जो है वो बढ़ती जा रही। पति पत्नी के बीच संवाद कम होता है, एक दूसरे के साथ समय कम देते हैं। आजकल क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वैवाहिक हैं, ठीक है, दोनों जो है वर्किंग है। वैवाहिक जो पति पत्नी है वो वर्किंग है और जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, और उनके ऊपर जो वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो बहुत कम समय जो है साथ एक दूसरे के बिता पाते हैं। अगर हम एमएनसी कल्चर को देखें, मल्टीनेशनल कंपनीज जो आ गई हैं, या आईटी कल्चर को देखें, या प्रोफेशनल्स को देखें, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, इस तरह के प्रोफेशनल्स को देखें, तो हाईटेक लाइफ बहुत हो गई है सबकी। और आज जो है औरत अपने आप को पुरुषों के बराबर और पुरुष औरत को अपने से कमतर नहीं आंकते। तो हर कोई एक्सपेक्टेशन हाई कर लेता है कि शादी के बाद जो है उसको इस सब चीज़ों का जो आनंद है, सुख है, वो मिलने वाला है। लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशन शादी के बाद टूटती हैं, क्योंकि हम फिल्मों में देखते हैं, सीरियलों में देखते हैं, बहुत सारी और जगह देखते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे मन में जो है कल्पना के रूप में जमती चली जाती हैं। जब एक लड़की 18-19 साल की होती है और वो अपनी उस शिक्षा के स्तर को जब हासिल करती है और अपने कॉलेज के लेवल पर जब पढ़ाई शुरू करती है, तो सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या और भी जितने उसके साथी सहेली हैं उनके थ्रू, वो अपने आने वाले जीवन की एक परिकल्पना तैयार कर लेती है। मतलब एक मन में ख्याली पुलाव बना लेती है। उस तरह से जो पुरुष होता है, जो एक लड़का है, वो जब अपनी इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, या कहीं भी प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है, आईटी में पढ़ाई कर रहा है, या किसी कॉलेज का स्टूडेंट है, तो वो भी अपने मन में जो है बहुत सारी ऐसी परिकल्पनाएं पैदा कर लेता है कि शादी के बाद जो है उसको इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिलने वाली हैं। यानी कि उसकी पत्नी जो है उसका साथ करेगी, जैसे उसकी माँ, उसकी दादी, उसके पिताजी का साथ करती आई है, साथ निभाती आई है। या वो कई बार ये भी देखता है कि जो परिवार है उसमें जो तनाव रहा, वो एक पिताजी जब ऑफिस से थक कर आए तो माँ ने जो है सारा तनाव उनका दूर कर दिया। सारा तनाव दूर कैसे कर दिया, क्योंकि माँ जो थी, जो जनरली हाउसवाइफ थी पहले, और हाउसवाइफ के पास काफ़ी समय होता है अच्छा खाना बनाना, पति का पूरा ध्यान रखना, चीज़ों को व्यवस्थित कर देना, घर परिवार को व्यवस्थित कर देना, बच्चों की पूरी देख रेख करना, वो सारी जिम्मेदारी जो है हस्बैंड की है, पत्नी जो है, वाइफ जो है, वो हल्की कर देती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि लेकिन आजकल जो है ना, विवाह और संबंध एक अलग परियाम के रूप में बदल रहे हैं। मतलब इनका जो आयाम है वो चेंज हो रहा है। अब जो है वाइफ जो है वो हाउस वाइफ ही नहीं है, वो वर्किंग है, ठीक है, वो एमएनसी कल्चर की हैं, ठीक है, वो शादी से पहले जॉब करती आ रही हैं, उनके पास एक वर्चुअल, एक सोशल आज़ादी है जो पहले महिलाओं के पास नहीं थी। तो पुरुष को भी कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि महिला जो है उस तरह से अब जो है सप्रेस नहीं होने वाली, दबने नहीं वाली, लेकिन इक्वल स्टेटस। अब हमारा संविधान ही, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी क्या करता है, समान दर्जा देता है, पति और पत्नी को एक समान इंडिविजुअल के रूप में जीने का हक देता है। और इन्हीं कानूनों प्रबंधनों का दुरुपयोग कुछ हस्बैंड, कुछ वाइफ जो है वो करती हैं। जैसे झूठे आरोप लगा देना पति के ऊपर, झगड़े के झूठे आरोप लगाना, या पति से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड ना होना। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हस्बैंड की सैलरी कम है, वाइफ की सैलरी ज़्यादा है, तो एक ईगोइस्टिक फीलिंग जो है महिलाओं के बीच में आ जाती है कि हमारे पति की जो है सैलरी हमसे कम है, तो वो सारे वो काम करे जो घर की जिम्मेदारी। लेकिन अगर आपको एक सामंजस्यपूर्ण लाइफ जीनी है, अगर आपको एक अच्छा जीवन, वैवाहिक जीवन जीना है,
तो इसके लिए त्याग, समर्पण, ये बहुत दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। सोशल मीडिया आने से हमारे रिश्तों के अंदर जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज हम दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जनरली हमें अपने जीवन को अपने हिसाब से संतुलित करने की ज़रूरत है। हमें किसी दूसरे की तुलना या दूसरे की वाइफ़ कैसी है, दूसरे का हस्बैंड कैसा है, या अपनी वाइफ़ के ऊपर शक करना जब वो किटी पार्टी करती है या किसी और तरह के नाइट आउट्स में जाती है, तो एक विश्वास जो है पति पत्नी के बीच में वो कम होता जा रहा है। इस विश्वास को भी बढ़ाना है। इसके अलावा पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर या हमारे मुस्लिमों के अंदर या हमारे क्रिश्चियनों के अंदर एक बहुत अच्छी थी, वो था ट्रस्ट। हस्बैंड अपनी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट करता था और वाइफ अपने हस्बैंड पे पूरा ट्रस्ट करती थी। और ये ट्रस्ट अब कहीं ना कहीं खो गया। अब रिश्ते जो हैं एक बोझ बन गए हैं, और इसी बोझ को हल्का करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वो हम जैसे सामाजिक लोगों के ऊपर, ताकि हम एक जागरूकता बढ़ाएं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हर कोई बुरा है, हर महिला बुरी है या हर पुरुष बुरा है, ऐसा नहीं है। समाज में हर तरह के लोग हैं। कई बार घर में गलती जो होती है पुरुष की होती है, उसको भुगतना महिला को पड़ता है। और कई बार जो होता है वो गलती महिला की होती है, जिसको पुरुष को भुगतना पड़ता है। यानी कि ये जो समाज के बीच में जो खिंचाव आ रहा है ना, ये जो टेंशन आ रही है, ये जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है, ठीक है, आज हम जो है किसी अंधे दौड़ की तरफ भाग रहे हैं। यानी कि हमें खुद को नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। हम हर चीज़ को जो है बेस्ट और बेटर बेस्ट में यूज़ करना चाहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि उसका अधिक से अधिक अच्छा इस्तेमाल कर लें, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज जो है हम वो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जो शायद हो नहीं सकती। जैसे पुरुष की बात करें तो पुरुष ये एक्सपेक्टेशन करता है कि जैसे उसकी माँ ने या उसकी दादी ने उसके पिताजी के एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा, देखभाल की, उसी तरह से उसकी पत्नी भी उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे। लेकिन आज हमें ये समझना पड़ेगा पुरुषों को भी कि महिलाएं आज वो नहीं है जो पहले थी। यानी कि आज जो है एक वर्किंग कल्चर है। आज जो है महिलाएं वर्क कर रही हैं, पुरुष के बराबर कमा रही हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं, तो उनमें महिलाओं को रिस्पेक्ट और सम्मान भी बराबर का मिलता है। तो आज पुरुष को जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बीवी की परेशानी को समझना पड़ेगा, और महिला की परेशानी को समझते हुए उसके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल रास्ता हो सकता है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर वो डिसाइड करें। नई नई शादी में सबसे ज़्यादा टकराव क्यों होता है? नई नई शादी में सबसे ज़्यादा टकराव इसलिए होता है कि जब पति या पत्नी मैं और मैं, यानी कि जब मैं की भावना आ जाती है कि मैं ही सब कुछ हूँ या मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है दोनों में टकराव जो है बढ़ता चला जाता है। और यही टकराव कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी दूरियाँ पैदा कर देती है। तो इन दूरियों को ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। समाज में जो है कानूनी प्रावधान, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो दे रखी हैं समाज ने, ठीक है। उन सुविधाओं को, उन कानूनों को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसका हमें बेस्ट यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जब हम बेस्ट यूज़ करते हैं संविधान का, तभी हम उसका अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक कड़वी सच्चाई तो है, लेकिन इस कड़वी सच्चाई को हमें जो है अच्छे और संबंधों के रूप में जो है डेवलप करना है। तो हमें बहुत सारे और भी चीज़ों के यहाँ पे जो है कंपैरिजन को करना पड़ेगा। तो मेरे शोषक श्रोतागणों, मैं एक बार फिर आपका इस मंच पर जो है स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही है कि समाज में जो बढ़ते तलाक हैं उनको कम किया जाए। अब तलाक कम करने के लिए हमारे पास कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। इसके अलावा कहीं अगर आप फंस गए हैं, जैसे आपकी वाइफ ने आपके ऊपर कोई झूठे एलिगेशंस लगा दिए हैं, या आप वाइफ हैं और आपके पुरुष ने आपको अननेसेसरी परेशान कर रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रखा है, तो आपके पास कानूनी रास्ते क्या क्या हैं? इन सब चीज़ों को हम आगे आने वाली सीरीज़ में एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। ये भी देखेंगे कितनी तरह के डाइवर्स के जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं, हमारे लॉ के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिए गए हैं, कितनी तरह के डाइवर्स हैं जो दिए गए हैं, वो भी देखेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लग गए तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है जिससे हम डाइवोर्स आसानी से ले सकते हैं। चौथा, हम इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इस डाइवोर्स के चलन को जो है भारत की संस्कृति से ख़त्म कर दें, और क्या कारण है जिसकी वजह से नई नई वैवाहिक जीवन में जो है तनाव और टकराव बढ़ जाता है। तो बहुत सारी और चीज़, देखो बहुत बड़ा दुख होता है मुझे ये देखकर जब मैं अदालतों में देखता हूँ कि नए नए कपल जिनकी अभी शादी हुई है, साल भर ही हुआ है शादी को, वो तलाक लेने के उत्सुक हैं। वो एकदम से आके कोर्ट में कहते हैं कि इस औरत के साथ या इस आदमी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। हकीकत में क्या उस आदमी या उस औरत को एक साल में परखा जा सकता है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं परखा जा सकता। शुरू शुरू में जो है टकराव हो सकता है, हस्बैंड वाइफ दोनों में टकराव हो, क्योंकि दो अननोन पर्सन जो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, अरेंज मैरिज में वो एक दूसरे साथ बंधे हैं, तो कई तरह के जो एडजस्टमेंट्स हैं वो करने में समय लगता है। तो एक साल बहुत छोटा पीरियड है, उसमें डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें ये बताया गया है कि 1 साल के बाद आप डाइवोर्स ले सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट 1 साल तो साथ रह के देखें। 1 साल साथ रहने के बाद अगर आपको लगता है कि आप उस आदमी या औरत के साथ और आगे नहीं जी सकते तो आप तलाक ले सकते हैं। आज की जो हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें पति पत्नी के जो संबंध हैं उसमें जो है, जो साझा करते थे ना पहले अपने विचारों को, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। तो संवाद को बढ़ाना है हमें, और छोटी छोटी बातों पर अहंकार टकराव इससे बचना है। ठीक है, हमें इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो है समझौते शब्द को कमज़ोरी नहीं समझना है, बल्कि समझौते को हमें मजबूती समझना है, क्योंकि समझौता हमारे रिश्तों को मजबूती देता है। सोशल मीडिया सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हो गया आजकल जानकारी हासिल करने का, ज्ञान हासिल करने का। लेकिन जब हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं ना, और देखते हैं कि जैसे पत्नी सर्च करती है कि उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, पति सर्च करता है कि उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन जो है गलत ट्रैक पर जाना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें शादी के अंदर, नई नई जीवन के अंदर जो है एक दूसरे से प्यार, अपनापन ये बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब हम अपना प्यार, अपनापन बढ़ा लेंगे, एक दूसरे के परिवार को समझने लगेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने लगेंगे, उनकी फीलिंग को समझेंगे, तब जाके हमारा रिश्ता जो है मजबूत होगा। तो यहाँ पर हमें शक की भावना को, दूरी बढ़ाने वाली चीज़ों को, आपसी टकराव को, छोटे छोटे त्याग भावनाओं को एक परिवार को बड़ा करने का तरीका मानना पड़ेगा। ठीक है, हमें ऐसी सब अपेक्षाओं का त्याग करना पड़ेगा जो अवास्तविक हैं, जो हो ही नहीं सकता। एक ही फिल्म मैं देख रहा था, फिल्म में हीरो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ। यार वो कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है। अगर आप शादी के बाद ये सोच लें कि मेरा पति मेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाए, तो वो पॉसिबल नहीं। यानी कि ऐसी अवास्तविक अपेक्षाएं जो हैं हमें अपने जीवन से हटानी पड़ेंगी। अगर हम वास्तविक जीवन से मेल खाते हुए रिश्तों को निभाने में सक्सेस हो गए, तो रिश्तों का जो बोझ होगा ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो एक कड़वी सच्चाई ज़रूर है कि आजकल जो है कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये सच है, समाज में आजकल महिलाएं सबसे ज़्यादा कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष नहीं कर रहे, पुरुष भी कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं। अभी मैं आपको एक ऐसा वीडियो भी शेयर करूँगा। अभी अदालत में एक एलिमनी एप्लीकेशन, यानी कि एक औरत ने अपने पति से तलाक डाइवोर्स पटिशन के दौरान खर्चा मांगा, एलिमनी मांगी। कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय दिया कि भाई इसको तलाक, यानी कि एनुमनी, सर तलाक के अलावा एलिमनी नहीं मिल सकती, इसको खर्चा नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वाइफ जो है पहले से इतनी सक्षम है, या उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है कि उसको और किसी तरह के खर्चे की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही कोर्ट ने डिसीजन दिया और पति और पत्नी दोनों कोर्ट रूम से बाहर आए, तो कोर्ट रूम के बाहर आते ही वाइफ ने ये भी वेट नहीं किया कि वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर चला जाए, कॉरिडोर के अंदर ही अपने पति को मारना पीटना शुरू कर दिए। और इसका बहुत सारे लोगों ने जो है वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पर वायरल भी है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का रिश्ता होगा इन दोनों हस्बैंड वाइफ में। यानी कि वहाँ पत्नी केवल पति को एक पैसे का सोर्स, एक साधन मान रही है कि वो सिर्फ एक पैसा खींचने की मशीन है। तो ऐसा नहीं है कि पति केवल एक पैसा खींचने की मशीन है। पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का बंधन हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर इसलिए बोला गया है क्योंकि एक जन्म में रिश्ता ख़त्म नहीं होता, ये 7 जन्मों तक चलने वाला रिश्ता है। और अगर आप इसको एक ही जन्म में ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। दबाव सबसे ज़्यादा क्या होता है, हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के ऊपर जो है प्रेशराइज करते हैं, दबाव बनाते हैं, मेरी इच्छाओं को पूरा करो। अननेसेसरी इच्छाओं को ही पूरा कर दो, नेसेसरी तो चलो है ही, लेकिन अननेसेसरी इच्छा को पूरा कर दो। पत्नी बहुत सारे वीडियो देख के रणनीति बना लेती है कि मेरा पति जो है मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कोई चीज़ नहीं होती, कई बार जो होता है टकराव हो ही जाता है, दो बर्तन भी साथ रहते हैं तो कभी ना कभी टकराव होता है। लेकिन अगर पति ने एक बार क्रोध किया और पत्नी पर हाथ छोड़ दिया, तो पत्नी ये जानने की कोशिश नहीं करती कि वो क्रोध आया क्यों था, उसका जन्म कहाँ से हुआ था। पत्नी सीधा क्या करती है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेरे पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मुझे इसकी शिकायत करनी है। और वो जाके कानून की परिभाषा के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो तलाक का, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रिश्ते हैं ना वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो कमज़ोर रिश्तों का हमें और मजबूत बनाना है। अब कई बार मैं ये भी देखता हूँ कि जो पीड़ित होते हैं ना, जो मतलब अननेसेसरी किसी के द्वारा फंसाए सताए होते हैं, जैसे पत्नी ने आरोप लगा दिया तलाक के दौरान कि भाई मेरा ससुर जो है मुझ पर बुरी नज़र रखता है, मेरी सास जो है वो कोशिश करती है कि मेरे ससुर के पास जाके मैं गलत संबंध बना लूँ, मेरा देवर जो है वो हमेशा मेरे को इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा रहता है। तो ऐसे झूठे आरोप जो होते हैं ना रिश्ते को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देते हैं। मान लो कि उनका तलाक नहीं हुआ, ठीक है, या उनके द्वारा से हस्बैंड वाइफ में समझौता हो गया,
लेकिन ये जो चोटें होती हैं ना, वो जीवन भर में कहीं ना गांठ बन जाती हैं। और ये जो आरोप लगाए होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं सच होने लग जाते हैं। तो ये जो परेशानी है ना, ये निर्दोषता जो है, ये झलकती है चेहरे से, पता लगता है कि आदमी निर्दोष है कि पत्नी निर्दोष है। कई रिश्तों के अंदर तो बेचारी लड़कियां बड़ी कमज़ोर होती हैं, लेकिन कई रिश्तों के अंदर जो है बेचारे पुरुष बड़े कमज़ोर होते हैं। वो उस जीवन के रिश्ते को लगातार ढोते रहते हैं, ढोते ढोते वो थक जाते हैं, लेकिन उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं। और लास्ट तक पुरुष ये कोशिश करता है कि मैं इस रिश्ते को जो है सक्सेस कर लूँ, लेकिन फिर भी ना हर बार सक्सेस जो होता है, सफलता जो है वो हाथ नहीं लगती। आत्मसम्मान आजकल एक नया वर्ड औरतों के अंदर आ गया है। मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी अपनी ईगो है, मेरा आत्मसम्मान है, मैं उसकी रक्षा करूँगी। तो मैं ये मानता हूँ कि पति पत्नी के बीच में तो ईगोइस्टिक फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए। आत्मसम्मान की बात कहाँ आ जाती है पति पत्नी के बीच में यार? पति और पत्नी तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह है ना। पति एक पहलू तो पत्नी दूसरा पहलू। सिक्के को अगर गिराओगे तो दोनों पहलू तो नीचे गिरेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक पक्ष नीचे गिर जाएगा दूसरा पक्ष ऊपर आ जाएगा। तो ईगोइस्टिक फीलिंग तो आनी ही नहीं चाहिए पति पत्नी के बीच में, लेकिन फिर भी पति पत्नी के बीच में ईगोइस्टिक फीलिंग आती है। अधिकार, शिक्षा, जागरूकता, इनका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है आजकल रिश्तों में। आजकल लोग जो है ना चुप रहते हैं, सहते हैं, लेकिन गलत चीज़ को बर्दाश्त करते रहते हैं रिश्तों को बनाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहते नहीं हैं, चुप नहीं रहते, लेकिन उनका चुप ना रहना ही रिश्तों को तोड़ देता है। हमें ये नहीं कहता कि मैं आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना करें या आप चुप रहे, अन्याय को सहें, लेकिन अन्याय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़, समझौता तो बहुत ज़रूरी है स्त्री और पुरुष के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। देखो 7 जन्मों का नहीं तो 1 जन्म का तो रिश्ता है। कम से कम आप 30-40 साल तक एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, 40 साल तो रहने ही वाले हैं एक रिश्ते के अंदर। आपकी संतानें, आने वाली पीढ़ियाँ आपसे कुछ कुछ सीखने वाली हैं। और जब कहीं ना कहीं घर में रोज़ कलेश होते हैं ना, तो बच्चों को भी सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे सबसे ज़्यादा इसके विक्टिम हो जाते हैं। धीरे धीरे करके बच्चों का व्यवहार भी उस तरीके का होता चला जाता है। तो आज हमारा जो समाज बदल रहा है ना, वो आगे आने वाली हमारी बहुत पीढ़ियों को ख़राब करने वाला है। आजकल हमारी औलादें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं, या गलत संगत में होती चली जा रही हैं, गलत तरीके से ज़िंदगी को जीना सीख रही हैं। वो सब भी जो बुनियाद है ना, वो यहीं से निकली है। तो असल समस्या क्या है हमारी, कि रिश्तों में जो विश्वास है, जो समझौता है, उसकी भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है, घटती जा रही है धीरे धीरे। क्षमता क्षमता जो है सहने की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत सारे लोग अदालत आते हैं समाधान ढूंढने के लिए कि हमारे रिश्तों को एक सही समाधान मिल जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अदालत के पास तो कोई समाधान होता ही नहीं है। अदालत आपको कोई समाधान दे ही नहीं सकती है। अगर आपको समाधान चाहिए तो आपको अपने रिश्तों के अंदर ही समाधान ढूंढना पड़ेगा। घर परिवार के लोग, ये दोनों रिश्तेदार जो होते हैं, ठीक है, ससुराल पक्ष और वधू पक्ष यानी कि महिला के जो रिश्तेदार होते हैं, इनका सबसे बड़ा रोल है रिश्ते बनाने के लिए। अधिकतर आपने देखा होगा कि वैवाहिक जीवन में जो पहली लड़ाई होती है ना, वो या तो ससुराल वालों की वजह से हो जाती है, या वधू पक्ष वालों की, महिला के घर वालों की वजह से। लड़की जो माँ बाप होते हैं, लड़की के जो रिश्तेदार होते हैं, लड़की के जो बुआ होती है, लड़की के जो मामा होते हैं, अधिकतर लड़ाई उनकी वजह से होती है पहली पहली। या फिर लड़के की साइड से उसकी माँ, उसकी बुआ, उसकी मामी, उसकी चाची कोई ना कोई ऐसी बात कह देती है जो उसके मन में चुभ जाती है, और यहीं से जो है दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई जो है पैदा हो जाती है। तो आज ज़रूरत किस चीज़ की है? आज ज़रूरत है कोर्ट की, ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है उन ऐसे लोगों की जो समाज में पहले होते थे। पहले हमारे समाज में ना बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो अच्छे लोग होते थे, जो समझदार इंसान होते थे, जो दूसरे के घर क्लेश को ख़त्म करने की कोशिश करते। लेकिन आजकल ऐसे लोग हैं नहीं। आजकल समाज में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो हमारे रिश्तों के अंदर जो है अपनापन घटाने की जगह, बढ़ाने की जगह घटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। हमेशा कोशिश करें कि पति और पत्नी अगर कोई झगड़ा भी हो जाए तो झगड़ा केवल 24 घंटे ही रहना चाहिए। 24 घंटे जैसे ही गुजर जाए वैसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ को फिर दोबारा से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। जब वाइफ गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा भड़क रही हो, तो हस्बैंड का फ़र्ज़ बनता है कि वो शांत रहे, उसकी नेसेसरी अननेसेसरी सब बातों को सुन ले। और जब हस्बैंड गुस्से में हो तो वाइफ का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो चुप रहे, वो शांत रहे, सुने। और जब हस्बैंड शांत हो जाए और 2-4-5 घंटे उसके बीत जाए तो उसको अच्छे से खाना खिला के फिर वाइफ धीरे धीरे करके अपनी सारी बातों को सामने रखे, तो हस्बैंड उन चीज़ों को समझेगा, उसको समझ में आएगी कि मेरी वाइफ मुझसे क्या चाहती है, और धीरे धीरे वो अपने इस रिश्ते को और मजबूत करेगा। लेकिन होता क्या है जनरली, हस्बैंड ने कुछ कहा तो वाइफ ईगो फीलिंग बना लेती है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू बना लेती है, और वो चीज़ें जो है बिगड़ती चली जाती है, और वहीं से रिश्तों में जो है दरार आनी शुरू हो जाती है और रिश्तों में गैप बढ़ जाता है।
तो मजबूत विवाह वह नहीं होता जिसमें समस्याएं नहीं होती, मजबूत विवाह वह होता है जिसमें समाधान की इच्छा होती है। तो ये एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि देखो, मजबूत विवाह, अगर आपको एक सॉलिड सॉलिड रिलेशन बनाना है हस्बैंड वाइफ को, तो ये नहीं है कि आपके बीच में समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उस समस्याओं को आप कैसे जीत पाते हैं, उसमें से कैसे आप समाधान ढूंढने की इच्छा रखते हैं, आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर यह विचार हमारे घरों में पहुंच जाएगा, अगर हर व्यक्ति को, हर नए शादीशुदा कपल को ये वीडियो मिलेगी, तो वो इस वीडियो से आगे की चीज़ें को प्लानिंग कर सकते हैं। तो शायद तलाक जो है वो एक आंकड़े नहीं है भारत के अंदर, इतने बढ़ते हुए तलाक जो है वो आंकड़े नहीं है, वो भारत के सभ्यता पर, संस्कृति पर एक बुरा धब्बा है, एक बुरा दाग है, जिसका हमें सबको मिलकर दूर करना है। तो आज के वीडियो में हमने एक बेसिक समझाने की कोशिश की कि परिवार के रिश्तों को कैसे बचाया जा सकता है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको टेक्निकल ग्राउंड्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन से तलाक हमारे भारत में जो बताए गए हैं, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में कौन कौन से तलाक बताए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तलाक की परमिशन देता है, और इस तलाक के लिए एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है। अगर आपके खिलाफ़ कोई एप्लीकेशन आपकी वाइफ या हस्बैंड ने लगा दी है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप उसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप किसी झूठे आरोप में, एलिगेशन में फंस गए हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। या फिर आपके बीच में और आपकी वाइफ के बीच में टकराव है और वाइफ ने जो है कोई एफआईआर आपके खिलाफ़ कटवा दी है, तो उससे आप कैसे जूझेंगे, कैसे बचेंगे। अगर आपका कोई काउंसलिंग सेशन चल रहा है दिल्ली महिला आयोग में, कोई पुलिस में महिला ने कंप्लेंट लिखवा दी है आपकी वाइफ ने, तो आपको वहाँ पर जाकर किस तरह का व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें हम हर एक करके वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी वीडियो आपके बीच में इस तरह से आते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं। कोशिश है हमारी कि हम दोबारा से उसी हिंदू संस्कृति में चले जाएं जहाँ पे माँ सीता ने भगवान राम के साथ 14 वर्ष का वनवास भी काट लिया था। वही माँ सीता जो राजमहलों में रहती थी, एक राजघराने की बहू थी, एक बहुत बड़े राजा की जो थी पुत्री थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पति का साथ देने के लिए वनवास काटा। ठीक है, जो माँ जगदम्बा थी, जो धरती की पुत्री थी, वो चाहती तो धरती उनको कहीं भी एक अच्छा स्थान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पति के सम्मान को बड़ा माना और पति के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा। आज हमें फिर उसी भारतवर्ष की ज़रूरत है, फिर उसी इंडिया के हेरिटेज कल्चर की ज़रूरत है अपने समाज को बचाने के लिए, ताकि इस बढ़ते हुए तलाक के अभिशाप से हम अपने नए आने वाले बच्चों को बचा सकें। हमारा समाज एक गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस समाज को जो है सुधारें। तो आज का वीडियो कैसा लगा, और अपने कमेंट ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें जो है मोटिवेट करेंगे और भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना सहयोग देने के लिए धन्यवाद।